आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने महाराष्ट्र की सगांव में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया और नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो के साथ 8 सितंबर से प्रारंभ हुई यात्रा 70 दिनों से ऊपर चल चुकी है और देश के 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र पहुंची है। महाराष्ट्र में उन्होंने मुंडा जी की जयंती पर उनको नमन करते हुए एक बात कही। उस परिप्रेक्ष्य में असली वीर वह हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी तमाम अत्याचारों, उनके दर्द को, यातनाओं को झेला। उनके द्वारा उनको खरीदने की कोशिशें की गई, लेकिन उन्हें देश की आज़ादी के लिए अपने सबसे सर्वोच्च बलिदान जो मनुष्य कर सकता, अपने जीवन का बलिदान, बिरसा मुंडा ने उनको चुना। और दूसरी ओर सावरकर जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के आगे माफ़ी मांगकर, शरणागत होकर के हमारे अपने लिए क्षमा की याचना मांगी और अंत में ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको ये दी भी। उसी बात को फिर उन्होंने कल अपनी ओकोला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया, असली वीर कौन है, और उनके इस क्षमा माफ़ी पत्र को भी सार्वजनिक रूप से देश के सामने रखा। और उसके बाद ये बहस छिड़ पड़ी, लेकिन जो बात उन्होंने मूल कही, मैं उस पर आना चाहता हूँ। मैं राहुल जी की बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि आज का जो संघर्ष है, बुनियादी संघर्ष है। एक तरफ गांधी का विचार है, गांधी का भारत है, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर का भारत है, जो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए एक आने वाले भारत की आधारशिला रखी थी, जो भारत सबका भारत होगा, दो नफरत और घृणाओं से दूर इस देश में रहने वाले समस्त धर्मों को, समस्त जातियों को समता का अधिकार देगा, अपने धर्म, अपने पूजा पद्धति को मानने का अधिकार देगा। और दूसरी ओर एक सावरकर का विचार था कि नहीं, ये देश एक धर्म विशेष का देश है, और उसी लिए उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के रूप में हमको आगे बढ़ाना होगा। ये बुनियादी विराज थी। सावरकर के भारत में अन्य धर्म जो विशेषकर दूसरे जगहों में जन्मे थे, इस्लाम, ईसाईयत के मानने वालों के लिए कोई स्थान नहीं था, उनको किसी तरह का कोई अधिकार भी नहीं था। तो इसलिए, और ये बात आज से ही नहीं, जब गांधी और सावरकर की मुलाकात हुई थी, तब गांधी नहीं थे, मोहनचंद करम गांधी थे। उस समय सावरकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हिंसा के रास्ते का उपयोग करना चाहते थे। लंदन में पहली मुलाकात हुई थी
और वहीं से इन दोनों के बीच में, दोनों के रास्तों में, दोनों के विचारधारा में बुनियादी अंतर दिखने लगा था। और उसी पर आज का भारत भी, आज के भारत का भविष्य भी, सब कुछ उस पर निर्भर है, इन दो विचारों के संघर्ष पर। इसलिए राहुल गांधी जी के सवाल को सिर्फ माफ़ी नापे से नहीं, भारत में जो उन्होंने कहा, आज के भारत का जो बुनियादी संघर्ष है, गांधी बनाम सावरकर के इस लड़ाई के बुनियादी अंतर को हमको समझना होगा। सावरकर को जब ब्रिटिश कलेक्टर के हत्या के आरोप में सजा होगी, उनको 25-25 वर्ष का अलग अलग लगभग 50 वर्ष की सज़ा हुई। उनको लंदन में गिरफ्तार किया गया, भारत लाया गया, अंडमान निकोबार की जेलों में के लिए उनको यहाँ से भेज दिया गया। वहाँ जाते ही 2 महीने बाद उन्होंने अपने पहले माफ़ीनामे के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी रिहाई की मांग की। कुल 6 उन्होंने माफ़ीनामे लिखे, जिसके बाद 10 साल बाद उनको ब्रिटिश अंडमान की निकोबार से रिहा करके भारतवर्ष में लाया गया, यहाँ की जेलों में रखा गया। 24 में अंततः उनको मुक्त किया गया, इन शर्तों के साथ कि वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रहेंगे, किसी राजनीतिक गतिविधि में नहीं रहेंगे। और उन्होंने शर्तों को स्वीकार भी किया, मैं किसी भी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किसी भी तरह के विद्रोह में, उनके विरोध में, उनको सत्ता को उखाड़ने के किसी भी आंदोलन का मैं हिस्सा नहीं रहा। जब इन्हीं शर्तों को मानने से पहले ही सावरकर के भारत के प्रति का दृष्टिकोण बदला। जो सावरकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता के मिसाल पेश करते हैं। उन दोनों की यूनिटी से, एकता से भारत की ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से हटाया जा सकता है, वकालत करते हैं। ये बुनियादी जो उनका पहला दृष्टिकोण था, वो अंडमान की निकोबार की जेल में जाने के बाद परिवर्तित हुआ और वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाले सावरकर ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे वफादार व्यक्ति के रूप में रिहा हुए और उन्होंने अपना लक्ष्य ही रख दिया कि अब हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है और उनकी मुख्य दुश्मन ब्रिटिश साम्राज्य न होकर के इस्लाम और मुस्लिमों के प्रति नफरत और घृणा, उनके खिलाफ द्वंद्व, उनके खिलाफ हिंसा उनका लक्ष्य हो गया। और यही अपने लास्ट पत्र में उन्होंने अपनी रिहाई की उपयोगिता के बारे में लिखा था कि सावरकर ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा अंडमान निकोबार की जेल में उतना उपयोगी नहीं होगा जितना सावरकर को रिहाई के बाद भारत की जेलों में या नॉन पॉलिटिकल रूप से वो ब्रिटिश साम्राज्य के ज़्यादा करीब, ज़्यादा मजबूती से सेवा कर पाएंगे। और उसी समय जो उन्होंने अपनी एक नई विचारधारा दी कि भारत और लगभग 7 साल का एक सफ़र है। एक तरफ गांधी जब का ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई के बाद जब भारत में प्रवेश हुआ, उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को
यहाँ के आम जन की लड़ाई को बनाने का लक्ष्य रखा। मजदूरों, किसानों, नौजवानों के साथ साथ विभिन्न धर्मों और विशेषकर दो बड़े वर्ग धर्म के मानने वाले हिंदू और इस्लाम के मानने वालों की एकता पर अपने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम की नींव को रखी। लेकिन हिंसा का मार्ग नहीं है उनका लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य पवित्र है, पुनीत है। हमको घृणा, नफरत, हिंसा के मार्ग से अलग अपने अधिकारों के लिए एक बड़ा स्ट्रगल चुनना पड़ेगा। हिंसा कायरता का मांग का रास्ता है और दूसरी ओर अहिंसा मजबूती का रास्ता है। डरपोक व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। जो मजबूत होगा, जिसके अंदर सहने की शक्ति होगी, वही अहिंसा और शांति के मार्ग का सच्चा सिपाही हो सकता है। तो बुनियादी रूप से उन्होंने भारत के एक नई ऐसे भारत के सपने को देखा जहाँ जातियों की विषमता न रहे, अस्पृश्यता न रहे। गांधी के आने से पहले देश के स्वतंत्रता राजनीतिक संघर्ष तो था, लेकिन दलितों के, अनुसूचित जातियों के प्रति कोई एक धारणा नहीं थी। गांधी के आने के बाद अस्पृश्यता के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ इस देश के राजनीतिक आंदोलन को, साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन को भी उसको हिस्सा बनाया गया कि नया भारत जहां एक और अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से, वहीं अपने ही लोगों को अछूत बना करके जो रखा जाता है वो भी कोई धार्मिक रास्ता नहीं है, समानता का रास्ता नहीं है। इसके खिलाफ भी हमारा युद्ध होगा, हमारा आंदोलन होगा। और उसी तरह से जो विभिन्न धार्मिक समूह भारतवर्ष में है, उन सब को एक करके हमारा लक्ष्य बनेगा, हमारा नया देश बनेगा जिसमें सब लोग समतापूर्ण अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये इस विरासत को कांग्रेस ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन का, अपने हिस्से का, अपने विचारधारा का अकूट हिस्सा बनाया। और इसीलिए कि स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की लड़ाई के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस ने मजदूरों, किसानों की लड़ाई के साथ साथ समता, सामाजिक विषमता के खिलाफ लड़ाई को लड़ा, धार्मिक सहिष्णुता के रास्ते को चुना। और जब देश आज़ाद हुआ तो एक सेक्युलर, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई, जो हमारा संविधान बना। ब्रिटिश साम्राज्य के बाद जब भारत अपना संविधान बना रहा था, उस विधान को बनाने में ये गांधी थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर से कि इस देश के संविधान निर्माता कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वो डॉक्टर अम्बेडकर बनेंगे, जो उनको अपनी ज़िंदगी भर एक चुनौती देते रहे कि अगर आपका संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के बाद के खिलाफ है तो जातियों से विवाद, वर्णों से विभाजित इस भारतवर्ष में जिन करोड़ों मानव को मानव का भी दर्जा नहीं है, उनकी विषमता की लड़ाई में आपकी भागीदारी क्या होगी, आपका दृष्टिकोण क्या होगा। और यही कारण है कि नए भारत के संविधान की जिम्मेदारी की जब बात आई तो डॉक्टर अम्बेडकर को गांधी जी ने ही संविधान निर्माता के चेयरमैन के रूप में प्रपोज किया। एक धारा ये चल रही थी और दूसरी धारा थी जिसकी बुनियाद थी सावरकर की, जिसने एक नारा दिया कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारतवर्ष को एक नई परिभाषा करी जिसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा एक नई, हमको हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा हिंदुओं का राजनीतिकरण करने का होगा, उनका सैनिकीकरण करना होगा। और ये देश मूलतः उनका है, जो इस देश को अपनी पितृभूमि मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं, और साथ ही साथ इस देश को जो अपनी पुण्य भूमि मानते हैं।
जो इस देश को अपनी फादरलैंड पृथ्वीभूमि या मातृभूमि मानते हैं और साथ ही साथ पूर्ण भूमि मानते हैं, वही इस देश के वास्तविक नागरिक हो सकते हैं, वही इस देश के असली विरासत के मालिक हैं। इसलिए उन्हीं पर ही ये आने वाला भारत, उन्हीं की विरासत होना चाहिए। और इसलिए अभी हमें अपनी जो लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की जगह अपनी ताकत को हिंदुओं के राजनीतिकरण और सैनिकीकरण में लगाना चाहिए। और जो हमारे आंतरिक दुश्मन है, जिसमें इस्लाम और ईसाईयत को उन्होंने माना था, और विशेषकर मुस्लिम के खिलाफ नफरत और घृणा की नींव पा देती, नया राष्ट्र बनेगा। और यही जो विचारधारा थी 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई, आरएसएस ने सावरकर से ही इस विचार को अपनाया। ये कितने आश्चर्य की बात है कि सावरकर कभी भी आरएसएस के सदस्य नहीं रहे, न उसके फाउंडर रहे, लेकिन आरएसएस ने शुरू से ही सावरकर का उपयोग किया। और आज फिर वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की कहीं कोई विरासत नहीं थी, कोई भागीदारी नहीं थी। उन्होंने सावरकर के उस कार्य को, उस सिद्धांत को फॉलो किया कि हमको अखंड भारत की रचना करनी है, हमको अपनी पूरी ताकत को, सामर्थ्य को ब्रिटिश साम्राज्य के बाद की जगह हमको हिंदुओं को संगठित करके मुस्लिम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ गोल बंद होने वाला, यही असली हमारे आंतरिक दुश्मन है। हमको इसलिए इस लड़ाई की ओर लड़ना है। यही कारण है कि चाहे क्विट इंडिया का भारत छोड़ो को आंदोलन हुआ या आज़ादी का कोई भी आंदोलन हो, जब हजारों लाखों लोग जेलों में जा रहे थे, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, तिरंगे के साथ अपनी ताकत को, अपनी सामर्थ्य को लगा रहे थे, अपने बलिदान करते, अपने फांसी के फंदे को चूम रहे थे, आरएसएस के पास आज भी एक नायक नहीं है जो कह सके कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हमारे इस नायक ने, क्या कहते हैं, भाग लिया हो। और यही कारण है कि उनको नायकों की तलाश रहती है। कभी वो सावरकर को ढूंढते हैं, कभी वो पटेल में संभावना देखने लग जाते हैं, कभी कभी वो भारत के तिरंगे को, जिसको तिरंगे को उन्होंने कभी भारत का झंडा ही स्वीकार नहीं किया था। आरएस और गोलवरकर ने कहा था कि हमारा झंडा ये भगवा झंडा है, जो आरएसएस का झंडा है, ये एक दिन हिंदू राष्ट्र का, देश का झंडा बनेगा। तिरंगे को उन्होंने कभी भी अपनी सहमत नहीं दी थी, आज उसका भी उपयोग करते हैं। 26 जनवरी के देश दिन भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। उस दिन के महत्व को कम करने के लिए जिस दिन 5 धाराएं लागू की थी, 26 नवंबर की स्थापना दिवस को मना करके, कहीं न कहीं वो अपने लिए एक स्पेस खड़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुनियादी रूप से स्वतंत्रता संग्राम में जब हिस्सेदारी नहीं है तो उसकी विरासत को को अपना नहीं सकते, इसलिए प्रतीकों को चुनते हैं। और उन प्रतीकों को चुनने के बाद वो अपने लिए कुछ जगह बनाने की कोशिश, लेकिन वो प्रतीक हमेशा भारत की उस स्वतंत्रता संग्राम की मूल विरासत के खिलाफ रहे, जिसकी विरासत को गांधी जी ने, नेहरू जी और डॉक्टर अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद ने, सरदार पटेल ने स्थापित किया था कि ये देश सबका देश है। इस देश में सबके साथ साथ सामाजिक विषमताओं की उन तमाम लड़ाइयों को भी के खिलाफ भी हर लड़ना होगा। और यही कारण है जब देश का संविधान लागू किया गया, जब एक और सबको समानता का अधिकार दिया गया, भारत के संविधान ने की कि हर मनुष्य समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, तमाम सार्वजनिक प्लेस स्थान सबके लिए खुले हैं। और यही कारण है कि संविधान में के अनुच्छेद 15 और 16 के द्वारा तमाम सार्वजनिक स्थानों को खोल दिया गया। तमाम 16 के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो वंचित वर्ग की भागीदारी नहीं होती थी उनके लिए स्थान दिया गया। जेंडर, लिंग भेद की तमाम तरह भेदभावों को
समाप्त करने की घोषणाएं की। अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया। उसके बाद उसके लिए अनटचेबिलिटी एक्ट भी बनाया। इन सब में आरएसएस की कोई रुचि नहीं थी। आरएसएस ने कभी भी जो हिंदू के नाम पर हिंदू के अंदर की विषमताओं के खिलाफ लड़ने का कभी भी युद्ध, कभी भी आंदोलन नहीं किया। और ये आंदोलन, यही कारण है कि जो नफ़रत और घृणा उन्होंने फैलाई थी, उसका आज वो अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य थे। वो कितना भी कहे कि उनका हमारे से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जिस नफ़रत और घृणा के विचार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्थापित किया था, जो सावरकर की वो विरासत थी। सावरकर ही ने कहा था मुस्लिम लीग से बहुत पहले 1937 के हिंदू महासभा के आदेश में जब अध्यक्षता वो कर रहे थे कि भारतवर्ष में दो राष्ट्र साथ साथ चल रहे हैं, दोनों में किसी भी तरह की क्या कहते हैं कोई मेल मिलाप की संभावना नहीं है। दोनों एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा के साथ दो पैरेलल राष्ट्र चल रहे हैं, दो पैरेलल, एक हिंदू एक इस्लाम। और यही चीज़ मुस्लिम लीग भी और जीना भी कह रहे थे कि भारत के दो टुकड़े कर दो, कि दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र हैं, दोनों की अलग अलग अपनी संभावनाएं, अपनी संस्कृति है, दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। तो जो जिस राष्ट्र के सपने को आरएसएस कहती है कि क्या कहते हैं कांग्रेस ने उसके आगे झुके, उसकी बुनियाद तो सावरकर ने ही रखी थी और जिसको उन्होंने अपनाया था। और यही मुस्लिम लीग भी उनके ही नक्शे कदम पर अपने हिस्से के हिंदुस्तान को मांग रही थी। और यही कारण है, नफ़रत है नाथूराम गोडसे में, यही घृणा नफ़रत थी। और गांधी जी ने जब राष्ट्र बटा, हिंसा हुई, लाखों लोग इधर से उधर मारे गए, उस नफ़रत के दौर में भी भारत को बचा लिया अपने बलिदान के रूप में। और वही कारण है कि उस समय आरएसएस, गांधी जी के बलिदान ने आरएसएस को मजबूर किया कि वो कहें कि गांधी जी का जो बलिदान है गलत हुआ। एक लंबे समय तक ये संस्था डोरमेंट रही, सुस्त पड़ी रही है, लेकिन ये मरी नहीं थी, इसके विचार मरे नहीं थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने उस जहर को समाज के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया और कारणवश आज सत्ता इनके हाथों में है। और इसलिए आज गांधी जी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, आज नेहरू जी पर आक्रमण किया जा रहा है। आज हमारी वो तमाम सार्वजनिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है जो नए भारत के बाद नेहरू ने स्थापित किए थे, कांग्रेस ने स्थापित किए थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किए थे। एक तरफ पब्लिक सेक्टर था, किसानों को ज़मीनों का मालिक बनाया गया था, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार दिया गया था। एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की मिली जुली अर्थव्यवस्था के द्वारा सबकी भागीदारी इकोनॉमी में दी थी। राज्य को क्या कहते हैं, एक पुलिस स्टेट के रूप में नहीं, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में राज्य की भूमिका को स्थापित किया गया था। राज्य का काम समाज की तमाम तरह की विषमताओं को, चाहे वह आर्थिक असमानता हो या सामाजिक विषमता हो, इनके खिलाफ लड़ने का राज्य का दायित्व अपनाया गया था। इसलिए भारत के संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकारों की कल्पना की गई थी, हर किसी को स्वतंत्रता का, समानता का, सामाजिक न्याय का अधिकार दिए गए थे। अपने अपने धर्म को मानने का, प्रोपोगेट करने का, कर्मजन का अधिकार दिया गया था। ये लंबे दौर तक भारत में चला। लेकिन पिछले 8 सालों से, जब से देश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का शासन बना, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, एक नए सिरे से वो जो आरएसएस और सावरकर की जो पुरानी विचारधारा थी उसको बल मिलने लगा। गांधी जी के हत्यारे गोडसे के मंदिर स्थानीय बनाने की कोशिश की। गोडसे को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहने वालों को देश की संसद का टिकट दे के देश की संसद में पहुंचाया गया
धीरे धीरे पहले नेहरू जी के ऊपर आक्रमण किया गया, नेहरू को क्या कहते हैं कि चरित्र हनन की कोशिश की। अब तो गांधी जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं और उसी के खिलाफ सावरकर को खड़ा किया जा रहा है। तो आज की लड़ाई जो सावरकर बनाम गांधी जी की है, जो नफ़रत और घृणा के खिलाफ प्यार और स्नेह की है, जिसको भारत जोड़ो यात्रा के रूप में राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, कन्याकुमारी से चल रहे हैं, का श्रीनगर तक पहुँचेगी। ये लड़ाई बुनियादी रूप से आज के इसी भारत को बचाए रखने की लड़ाई है। इस भारत के सेकुलर करैक्टर को कि ये देश सबका है, ये देश एक धार्मिक समूह का नहीं है। ये देश जब जब भारत की सभ्यता संस्कृति पहचानी, जो भी इस देश में आया उसको लोगों ने गले लगाया, उसको अपने वहाँ स्थान दिया और हर आने वालों ने इस देश के अंदर कहीं न कहीं इस देश के सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने में काम किया है। हम सिंध की ओर से, पंजाब की ओर से हजारों वर्षों पहले अलग अलग समूह आए, आर्य आए, उसके बाद अन्य लोग भी आए, इस्लाम भी आया, क्रिश्चियनिटी भी आई, अलग अलग स्थानों से साउथ के माध्यम से आए। हम उन सारे लोगों ने इस भारतवर्ष को अपने अपने सांस्कृतिक सामाजिक विरासत से कुछ ना कुछ दिया, कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ उन्होंने हमको सिखाया है। भारतवर्ष में अलग अलग लोग रहे, महावीर रहे, कबीर रहे, नानक रहे, महात्मा बुद्ध रहे। बुद्ध वो शख्सियत रहे हैं जिन्होंने दुनिया में हिंसा के खिलाफ न्याय के प्रति एक नया संदेश दिया है। ये बुद्ध थे जिन्होंने भारतवर्ष की पहचान को दुनिया में फैला। यहाँ यूरोप की सीमा तक, ग्रीस तक बौद्ध के मानने वाले लोग थे और आज जापान, कोरिया, चीन जैसे देशों में भी बुद्ध के अधिकांश फॉलोअर है। बुद्ध हमारे देश से निकल गए, लेकिन बुद्ध की विचारधारा और दुनिया में लोग उसको मान रहे हैं। और आज के इस दौर में, जहाँ आर्थिक असमानता के दौर में, धार्मिकता के दौर में, बुद्ध की विचारधारा सबसे सार्थक वो हमारे मनीषी रहे। गांधी जी हमारे पास रहे, डॉक्टर अम्बेडकर हमारे पास है, नेहरू रहे। ये आधुनिक भारत के जो साझा संस्कृति की विरासत का भारत था, उस पर हमला करके उस लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। भारत के आर्थिक तंत्र पर हमले हो रहे हैं, रोज़गार कुछ न कुछ लोगों तक सीमित किए जाने हैं। मजदूर है, किसान है, जो कांग्रेस के द्वारा मनरेगा के राइट टू वर्क का अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया गया था, इन सब को कमज़ोर करने की कोशिश है। शिक्षा को निजी हाथों में सौंपा जा, सारे सार्वजनिक क्षेत्र को, पब्लिक सेक्टर को तहस नहस किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों की जगह प्राइवेट नौकरियों में को आगे बढ़ाया जाए, जहाँ समाज के अधिकांश वर्ग लोग अपनी भागीदारी को नहीं पा पाएंगे। इसलिए संकट आर्थिक भी है, इसलिए संकट सामाजिक भी है, और बुनियादी संकट है कि इस देश के लोकतंत्र की वास्तविक विरासत को, ये देश सबका देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सेकुलर देश है, सामाजिक समता का देश है, ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, पटेल और मौलाना आज़ाद की विरासत का देश है। इस पर हमला करने के लिए आज कुछ ताकत हैं जिनका इस देश की राजनीतिक आज़ादी में कभी कोई स्थान नहीं है, कोई बलिदान नहीं रहा। इस देश के सामाजिक आंदोलन में, इस देश के सामाजिक न्याय के आंदोलन में, विरासत में जिन्होंने कभी भी भागीदारी नहीं की, जिनकी सिर्फ और सिर्फ पहचान है नफ़रत को फैलाओ, धार्मिक उन्माद को फैलाओ, जातियों के उन्माद को फैलाओ, और उन्माद पर इस देश के चंद कॉरपोरेट घरानों को, पूंजीवाद को, सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करो। और इस मजबूत करके ही वो एक नए ऐसे भारत की, जो चंद लोगों का भारत होगा और करोड़ों करोड़ लोगों को कमज़ोर किया जाएगा। ऐसे भारत की रचना करने की षड्यंत्र रहते हैं, भारत को, संविधान को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा
कि मजबूती तो हमको करनी ही करनी है, लेकिन जो राहुल गांधी जी ने एक सवाल उठाया, उस सवाल को मजबूती के साथ सपोर्ट करना होगा कि राहुल जी कहें कि हाँ, वास्तविक संघर्ष सावरकर की नफरत घृणा के खिलाफ, गांधी की विचार कि प्रेम से, सौहार्द, सामाजिक सद्भाव से सबका ये भारत है। हम गांधी की विरासत के साथ खड़े हैं। हम सावरकर की विरासत को ध्वस्त करेंगे। हम उसके खिलाफ एक मजबूत भारत की स्थापना मिलजुल कर करेंगे, सबके सहयोग से करके, मजदूरों किसानों के सहयोग से, विभिन्न धर्मों के आपसी सौहार्द से करेंगे और सौहार्द से करके इस पर हमको आगे बढ़ना है। और मैं राहुल जी की बात का फिर एक सिरे से समर्थन करता हूँ कि उन्होंने जो वास्तविक चीज़ को बढ़ाया, आज भारत के अस्तित्व को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, तो घृणा नफरत करने के खिलाफ ये जो लड़ाई चली भारत जोड़ो यात्रा में, हम सबको मजबूती के साथ भागीदारी करनी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।